नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड एक छोटे से पोल से ज़रा शुरुआत करें ताकि मेरी आवाज़ का मुझे कन्फर्मेशन मिल जाए कि मेरी आवाज़ जा रही है। सो आई एम जस्ट पोस्टिंग अ स्मॉल क्वेश्चन दैट एम आई ऑडिबल? यस, नो, दिस इज़ द पोल। आपको ये छोटा-सा पोल देने से हमें आराम मिल जाएगा। या ठीक है दोस्तों। तो आज के इस पोल के बाद एंड अपनी इस एक्टिविटी जिसे हम शुरू कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसएलआर जिसकी मेन टॉपिक है, मेन थीम है सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न। लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो जो लोग भी अभी तक हमारे सेशंस देखे हैं और ऑब्वियसली थोड़ी वेरिएशन हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। मेरा नाम है अभिनेश कुमार, मैं हेड फैकल्टी ट्रेनर हूँ इस कंपनी के लिए और साथ में मेरे आज जॉइंड हैं कंपनी के को-फाउंडर मिस्टर मोहित गुप्ता और अनदर डायरेक्टर अमित सक्सेना जो हमारे फ्रंट सेल्स देखते हैं और इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग करते हैं। तरुण कुमार, ज्ञानेश ये दोनों भी हमारे फ्रंट सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग सेशन में। साथ में जॉइंड है यहाँ पे नितिका जो आपके फ़ोन सुनती हैं, आपके एग्ज़ीक्यूशंस में आपको हेल्प करती हैं और हमारे इस कंपनी के हेल्पलाइन मैनेज करती हैं। अंजलि जो आपको इन्विटेशंस देती हैं या टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं। साथ में दीप जिसके साथ हम लोग बैठ के ये पूरी आपके साथ कंटेंट और डिज़ाइन पहुँचती है। और पूजा आपके ऑपरेशनल सपोर्ट में हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव हैं। सो ये सब लोग साथ में शामिल हैं और उन सबका स्वागत करते हुए आप सभी को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर संडे 11:30 बजे हमें 60-70 लोग जुड़ जाते हैं, तो अच्छा लगता है, कुछ बातें करते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड एंड इट्स अ वेरी कैजुअल टॉक व्हिच वी डू। वी जनरली डोंट ट्राई टू मेक इट अ वेरी अ व्हाट यू कॉल कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ सिचुएशन ना पैदा हो जाए कि वो लगे कि हम बस नंबर का आंकलन कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं आपको, तो दैट इज नॉट समथिंग व्हिच वी डू। तो जो मेरे रेगुलर अटेंडीज हैं उनको तो ये पता होगा ही कि हम हर बार एक नॉलेज नॉलेज देते हैं और उसको इस तरह सजो के देते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, आपके जो बेसिक अप्रोच हैं वो कंफ्यूज ना हो, आपका ट्रैक कहीं मिस ना हो। तो दोस्तों आज भी वही कोशिश करने वाला हूँ, थोड़ा अलग। थोड़ा अलग क्या है, ज़रा उस पे आते हैं और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और देखता हूँ कि अगर एकदम बेसिक किसी को आज किसी बच्चे को फाइनेंस समझनी हो या इन्वेस्टमेंट्स के बारे में समझना हो अच्छी जिसको हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कहते हैं, जो आरबीआई की तरफ से या देश में सेबी की तरफ से ऐसे कई प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें यंग बच्चों को बताया जाता है ताकि वो अपनी जीवन में अपने करियर में अच्छे से अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकें और अंजाम दे सकें। सो इन इन दैट मोमेंट इफ यू रियली लुक एट तो क्या दो अप्रोच हो सकते हैं। सो दोस्तों अभी लेट मी शेयर दिस स्लाइड एंड देन आई विल टॉक अबाउट इट स्लोली। सबसे पहले ये जान जाइए बेसिक निवेश का एसएलआर है। एस इज द सेफ्टी, सो दैट्स सेफ्टी एंड आपको जीवन में ये देखना होता है कितना सेफ्टी के लिए जगह देनी है और स्केल 10 है। स्केल 1 टू 10 है। तो 1 टू 10 में अगर सेफ्टी को आप 8 नंबर देते हो तो आपके पास 2 नंबर बच गया किसके लिए? लिक्विडिटी के लिए। तो आप लिक्विडिटी को कितना महत्वता देते हो ये यहाँ पे लिखेंगे और देन थर्ड बचता है रिटर्न्स के लिए। ये बहुत बेसिक है दोस्तों। कोई भी आदमी अपने जीवन की पहली शुरुआत करेगा तो उसे पता होना चाहिए कि आपके 10 नंबर आपके एसएलआर में सेट होने हैं। अगर आपने 8 सेफ्टी को दे दिया तो रिटर्न के लिए सिर्फ 1 नंबर बचता है, आप फिर रिटर्न की कामना ना करें। और अगर आपने 5 नंबर सेफ्टी को दिया है, तो फिर आप रिटर्न के लिए 4 नंबर बचता है। तो आपको ये जो कहानी है ना, ये खुद कह देती है कि आप प्रोडक्ट में कितना रिस्क ले रहे हैं और रिस्क किस तरह की। ये सेफ्टी का ये मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि सेफ्टी मत लो और सेफ्टी को कम रैंक दो मतलब कि रुपया डुबा दो, ये नहीं कह रहा हूँ। सेफ्टी का मतलब यहाँ पे जो होता है एसएलआर में, वो होता है वोलेटिलिटी की। अगर आप कहते हैं आप इस तरह के ग्राफ के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसी जर्नी आपको नहीं पसंद है, तो अगर ऐसी जर्नी पसंद नहीं है तो आपका रिटर्न नहीं आएगा ये। आपका रिटर्न अगर आप ऐसी जर्नी से लेना चाहते हैं, ये सीधी जर्नी, तो रिटर्न जो आएगी वो ये आएगी। सो ये रिटर्न इज ऑलवेज लोअर
देन दिस रिटर्न। तो ये ध्यान रखना है कि जर्नी में अगर एस एस कंप्लीट है तो रिटर्न नहीं आएगा, रिटर्न आपको रिस्क फ्री रिटर्न के बराबर मिलेगा। और जर्नी में अगर एस को आप जगह दोगे, यानी जिसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं, मार्केट रिस्क कहते हैं, तभी जाके रिटर्न आता है। और इसी बात का सारा खेल है दोस्तों। बहुत सारे लोग अपनी जीवन के बहुत अच्छे समय या यूथ से लेके अपने मिड एज तक बिता देते हैं और वो कभी इस तरह के प्रोडक्ट छू ही नहीं पाते, क्योंकि उनको सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ ये जर्नी, तो वो इस तरह की जर्नी से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, इस तरह की जर्नी में, इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप महँगाई को भी नहीं हरा पाते हो। 7% की रिटर्न आज मिल रही है आपको, मान लो, और 7% की महँगाई है। तो जब वो बेचारा अपने बुढ़ापे के एज पे आता है या रिटायरमेंट स्टेज पे आता है, तो उसके पास कुछ ख़ास वेल्थ नहीं बनता है, क्योंकि वो तो जीवन भर तो महँगाई को हराता रहा। तो उसका वेल्थ क्या बनेगा? जो वेल्थ बना है वो बेसिकली ज़ीरो की तरह होता है, बस सेविंग होती है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ ना हो आपके साथ और आप सही डिसीजन ले पाएँ, अगर आप लोग आज के दिन में मिड एज या यूथ एज पे हैं, तो ये भी बहुत काम देगा। और कुछ लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए भी ये सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है, ताकि वो अपने रिटायर्ड फंड्स के साथ सही जस्टिस कर पाएँ। सो दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ। मेरी बाकी ऑडियंस आ गई हैं और तब तक हम इस सेशन को बता दें कि डिलीवर कौन कर रहा है, कहाँ से हो रही है। तो हमारी कंपनी का नाम है इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड। हमारा वेबसाइट है infirupi.com, ये हमारा वेबसाइट है। और infirupi.com काफ़ी कुछ करता है, हमारी एकेडमी बहुत अच्छी है। अगर आप लोग कभी भी फ्री हो तो इस मेरे वेबसाइट पे जाके एकेडमी पढ़िए। इट विल गिव यू लॉट ऑफ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, काफ़ी स्टफ़ है, जो लोगों को इंटरेस्ट है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको कोई इम्तिहान देना है, आपको कोई पास करना है या फिर आपको कोई सर्टिफ़िकेट लेके बिज़नेस करना है। आपके लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि कोई गलती आप ना करें और आपका आइडियाज़ क्लियर हो अबाउट योर वेल्थ, एंड वेल्थ इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे हेल्थ के लिए हम लोग, सबको पता है, डॉक्टर से ही पूछना है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कुछ बेसिक दवाइयाँ क्या हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंटीबायोटिक कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, तो कुछ चीज़ें तो हम जानते हैं ना। उसी तरह अगर हम बेसिक्स जानते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बहुत मज़ा आता है। तो दैट्स व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इन्फी एकेडमी, ये जो हमारा एकेडमी है। आज जो आप सेशन देख रहे हैं, ये एकेडमी का ही पार्ट है, तो कभी भी इस पे जाके क्लिक ज़रूर करिए। चलिए, लेट अस विजिट सिंपल बैलेंस शीट अप्रोच। सो मैं क्या करने वाला हूँ आज दोस्तों, आप लोग को एक नए तरीके से बेसिक्स बताने वाला हूँ, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत पसंद है। और भी जब कोर्सेज हम लोग कहीं देखते हैं, इंटरनेशनल क्लासेस होते हैं, वर्ल्ड वाइड कोचिंग्स होती हैं, और जब बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट समझाया जाता है, तो ये एक ऐसा अप्रोच होता है जो लोगों को बहुत जल्दी समझ आता है। वैसे तो मैं आपको बता सकता था कि बॉन्ड क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, शेयर क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, और हज़ार तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो हम लोग करते हैं। ऐसी एजुकेशन हम टाइम टू टाइम आपको देते रहते हैं। बट आज जो मैंने अप्रोच लिया है, उसे बैलेंस शीट अप्रोच कहते हैं, और ये किसी भी व्यक्ति के लिए अपनाना आसान है। आज मैं आपको सिर्फ सिखा नहीं रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ, अगर आप इसे अपनाना चाहें, तो कैसे अपना सकते हैं, कैसे अपने लाइफ में इसे एडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हम सभी के जीवन में बैलेंस शीट होता है, और बैलेंस शीट हमेशा एज़ ऑन डेट होता है। ये पहली बात ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट एज़ ऑन डेट, यानी रोज़ की स्थिति होती है, हर रोज़ की। बैलेंस शीट जनरली ईयर टू ईयर अच्छा होता है, फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट होना हर किसी के लिए अच्छी बात है। बट बैलेंस शीट एक सिंपल सा बनाने के लिए आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल एक्सेल शीट में बन जाएगा, या हमारे जैसे म्यूचुअल फंड के एडवाइज़र और फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए बना देते हैं। नाउ हाउ वी डू इट, इट्स वेरी सिंपल। ये हर रोज क्यों लिखा है एज ऑन डेट? क्योंकि जिस भी दिन आप बैलेंस शीट खोलते हैं, उस दिन की वैल्यू पिक करता है आपका सिस्टम, और उसके वैल्यू पे आपका बैलेंस शीट बनता है। तो देखिए, बैलेंस शीट में होता क्या है। सबसे पहले आप मान लो आज मैं अपनी बैलेंस शीट बनाने वाला हूं, या आप में से कोई अपनी बैलेंस शीट बनाने वाला है, तो उसे अपने सारे फाइनेंशियल एसेट्स एक जगह लिखने होंगे। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो कागज़ के रूप में है, जिसे आप छू नहीं सकते हैं, वो पेपर पे है, फिगर्स में है, जैसे एफडी, शेयर्स, बॉन्ड्स, है ना? ये सब चीज़ें आपके फाइनेंशियल एसेट्स कहलाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास
जो भी हैं उसका आप टोटल आज का कीमत निकालोगे, आज का। ये नहीं कि आपने शेयर्स खरीदा है 4 साल पहले तो उसी वैल्यू पे लिखोगे। आज की जो वैल्यू है वो लिखोगे, अभी की, ठीक है? और ये वैल्यू हमेशा रोज़ बदलेगा, एवरीडे चेंज होता रहता है। खैर, तो जनरली ये सारे फाइनेंशियल एसेट्स आप लिखेंगे। जो फिजिकल एसेट्स हैं उसमें क्या होता है, हाउस जिसमें आप रह रहे हैं या जो आपने और खरीद रखा है, तो होम, आपके प्लॉट्स या फिर कोई भी ऐसी चीज, गोल्ड, घर घर में जो गोल्ड है वो भी, और अगर आपने कोई ऐसे गोल्ड बार और कुछ ले रखा है तो इसको फाइनेंशियल फिजिकल एसेट्स कहते हैं, और वो भी आप खरीदते हो। फिर उसके बाद जो रिसीवेबल ऑन डेथ है, ये इसको भी लिखते हैं हम, क्योंकि देखो अगर हम नहीं मरेंगे तो ये सर्वाइवल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, और लिखते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं अपना डेथ वाला जो लिखूँगा यही तो मुझे सर्वाइवल पे मिलेगा। और या किसी-किसी पॉलिसी में, इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ सर्वाइवल ही होता है आपको, और डेथ में कुछ ज़्यादा होता है। तो आप इसमें से कोई एक लेते हैं। तो जनरली लोग सर्वाइवल बेनिफिट्स ले लेते हैं। तो मान लो आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसमें लिखा है कि सम एश्योर्ड है 10 लैक्स। तो ये 10 लैक्स कहाँ जाएगा? रिसीवेबल में आएगा, क्योंकि ये मिलेगा ज़रूर आपको। वैल्यू 10 ही लैक्स है रिसीवेबल, तो इसकी वैल्यू नहीं एज़ ऑन डेट चेंज होगी। ये तो बस 10 लाख यहाँ लिख दिया जाएगा और 10 लाख आपके बुक में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जिस भी दिन रिसीव्ड हो जाएगा, तो यहाँ से तब हट जाएगा। तो रिसीवेबल का फिगर्स इस तरह बनेगा दोस्तों। और लिएबिलिटीज़ के नाम पे, लिएबिलिटीज़ के नाम पे आपको जितने भी पेएबल आउटस्टैंडिंग हैं, जो भी आपको देना है एज़ ऑन डेट। तो जैसे एज़ ऑन डेट क्या होता है, आपने 50 लाख का लोन लिया है, तो हो सकता है 30 लाख की पूँजी बाकी बाकी हो या 20 लाख का इंटरेस्ट बाकी हो। तो आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का एक बाइफरकेशन शीट देती है, हर लोन कंपनी देती है आपको। उसका पूरा एक्सेल शीट होता है। उसमें वो डे हर मंथ टू मंथ अपना लोन प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग का ब्रेकअप होता है। ये वाली फाइल पूरी की पूरी अगर आप यहाँ इंपोर्ट कर लो, और नहीं भी इंपोर्ट करते हैं, आप वो वाली फाइल को ट्रैक करो, तो आपको पता चल जाता है एग्ज़ैक्टली कि आपकी पोज़ीशन क्या है। नाउ ये वाले क्वेश्चन, किसी को यहाँ पे कोई सवाल हो तो आप नोट कर लीजिएगा कि क्या पूछना है, ताकि जब मैं सेशन को एंड करूँ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं जो अप्रोच ले रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि इस बैलेंस शीट को बेहतर कैसे बना के रखा जा सकता है। किस तरह से आप सिंपल तरीके से ट्रैकिंग करके जान सकते हो कि आपकी बैलेंस शीट का हेल्थ कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, और वही रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा कि बैलेंस शीट इस तरह का होता है, ये आप क्लियर हो गया। अ गुड बैलेंस शीट शुड लुक लाइक दिस। तो एक रेशियो कहते हैं हम, एसेट ओवर लिएबिलिटी रेशियो। तो ये जो रेशियो है, ये देखिए आपका बैलेंस शीट का ये रेशियो बढ़ते रहना चाहिए। एक्सेस एसेट ओवर लिएबिलिटी, एक्सेस एसेट ओवर लिएबिलिटी, यानी कि आपको क्या चाहिए, आपको ये ज्यादा चाहिए हमेशा। तो एसेट शुड बी ग्रेटर देन लिएबिलिटी, यही तो चाहिए। एसेट शुड बी ग्रेटर देन लिएबिलिटी, ये आपको चाहिए। सो व्हाट यू शुड रिक्वायर इज, अगर आपका किसी भी समय ये बैलेंस शीट बना हुआ है, रेडीमेड बना हुआ है, और कोई एजेंट ने आपके लिए बना दिया है, तो आपको बहुत आसानी से ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जरा मैं फॉर्मूला दिखा दूं, ये। तो एसेट टू लिएबिलिटी रेशियो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, और इस रेशियो को हम समझते हैं कैसे आप मैनेज कर सकते हो। So, sorry, asset to liability ratio. Yeah, this ratio is a total asset divided by total liability. So that is a very very simple ratio. तो आप जैसे ये बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हर साल का एवरी ईयर एंड पे आपका ये रेशियो आएगा। ये रेशियो बढ़ते रहना चाहिए ना दोस्तों, ठीक है? जितना ये रेशियो बढ़ेगा उतना अच्छा है। अब जैसे जो रिटायर्ड आदमी हैं, उन लोगों का क्या होगा, लिएबिलिटी कम हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, तो एसेट्स बढ़ता चला जाएगा। तो 80 से कम नहीं होना चाहिए। एक रिटायर्ड आदमी अगर रिटायर हो रहा है और उसका एसेट टू लिएबिलिटी रेशियो 80% से ज़्यादा है, आई थिंक आप लोग इस नंबर गेम में कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। मैं बहुत सिंपल शब्दों में कहना चाहता हूँ कि टोटल पूंजी डिवाइड कर दिया टोटल लिएबिलिटी से, तो जो रेशियो आता है उसे एसेट लिएबिलिटी रेशियो कहते हैं। यंगर एज पे और मिड एज पे 10% से 50% चलेगा, यानी कि आपकी एसेट हो सकता है कि 100 रुपए की हो और लिएबिलिटी 60 रुपए की चलती है, 80 भी चलेगी।
ठीक है? 100 रुपए में से 80 की लिएबिलिटी, क्योंकि आपने लोन लेके मकान बनाया होगा ना, तो लिएबिलिटी साइड में आ जाएगा वो लोन, और मकान जो है वो एसेट साइड में आ जाएगा। तो आपका 100 रुपए का जो एसेट है उसमें से 80 तो लोन ही दिख सकती है, लिएबिलिटी दिख सकती है, पॉसिबल है। लेकिन जब आप रिटायरमेंट के नज़दीक आ रहे हो और आपका टोटल एसेट के अगेंस्ट में लोन खड़ा है, तो वो गलत बात हो जाती है। तो इसलिए वहाँ पे हमको ये देखना होता है कि ये जो रेशियो है 10% से 50% की जर्नी, ये बढ़ते रहना चाहिए। और इसी ग्रोथ रेट के लिए हमारी जैसी कंपनी आपके लिए और आपके साथ काम करती है। हम लोग आपको यही सिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका ये रेशियो बढ़ रहा हो। मान लो मेरा एक कस्टमर है, उसका ये रेशियो कुछ यूँ आ रहा है, ऐसे। दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी बैड सिनेरियो। हमें तो समझ लो इसका मतलब कुछ परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है या उनके एक्शन में प्रॉब्लम है, तो तुरंत पकड़ लेते हैं। और आपके इस तरह के रेशियोज़ का कैलकुलेशन बैकएंड में हमारी टीम करती रहती है। वो अगर आप जानकारी दो तो। अब अगर मान लो आपने मुझे जानकारी नहीं दी है, आपका ये मेरे यहाँ रिकॉर्डिंग्स ही नहीं है, तो हम आपको क्या बोलते हैं? हम तो सिर्फ़ इतना ही जानते हैं ना आपका। तो 90% जो म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे देश में, वो सिर्फ़ इतना बात अपने एडवाइज़र को बताते हैं। ये बाकी चीज़ें वो खा जाते हैं। वो इसलिए खा जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं इससे मतलब क्या है तेरा? तो वो उनका जो अप्रोच होता है वो सिर्फ़ इसके मैनेजमेंट में होता है, और ये सब कुछ नहीं जानता है एडवाइज़र। तो बेचारा एडवाइज़र क्या बताएगा उनको? जब वो जानता ही नहीं कि उनकी रेशियो अप जा रही है, डाउन जा रही है, वो तो बस आँख बंद करके उनको झोंके जा रहा है रिस्क में और प्रोडक्ट में। तो अल्टीमेटली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकंड थिंग, तो आज का लेसन जो मैं देने जा रहा हूँ दोस्तों, बेसिक बात मैंने आपको बता दी कि मैं बैलेंस शीट अप्रोच लेने जा रहा हूँ और कैसे बैलेंस शीट से अपना हेल्थ चेक करते हैं, उसके मैं 6-7 टिप्स बताने जा रहा हूँ, जिसे हम रेशियोज़ कहते हैं। तो जो लोग भी यहाँ शेयर बाज़ार से संबंधित थोड़ा नॉलेज रखते हैं, उनको पता होगा कि शेयर बाज़ार में किसी भी कंपनी या स्टॉक को रेशियो से आइडेंटिफ़ाई करके एनालिसिस की जाती है। हम लोग उसके काफ़ी सारे रेशियोज़ निकालते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये शेयर अच्छा है या बुरा है ना? लेकिन आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति कैसे अपना खुद का रेशियो निकालता है और कैसे अपना हेल्थ चेक करता है। तो आइए आज इस फाइनेंशियल हेल्थ चेक को देखते हैं और अगले आधे घंटे में हम इस सिस्टम पे फ़ोकस करते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो एक ऐसी बात है जो बड़ी अहम है, और सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो बैलेंस शीट से कहाँ से निकलती है, वो दिखाता हूँ। बैलेंस शीट में जो कैश और कैश इक्विवेलेंट आइटम होती है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है आपके मंथली कमिटेड एक्सपेंस, ठीक है? तो अब जैसे एग्ज़ाम्पल देखता हूँ, एक थोड़ा-सा क्विक एग्ज़ाम्पल देखूँगा, तो इस रेशियो को लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, लेकिन ये रेशियो का महत्वता क्या है, वो बताता हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास आज टोटल मेरा एक्सपेंसेस है महीने का 75,000 रुपए, ये मंथली एक्सपेंस। तो अगर मंथली एक्सपेंस 75,000 है और मेरे पास जो टोटल कैश में पैसा है बैलेंस शीट पे, ये जो बैलेंस शीट आपको दिखाया, इस बैलेंस शीट पे मान लो मेरे पास फाइनेंशियल एसेट के अंदर इसके अंदर भी ब्रेकअप होगी ना दोस्तों, भाई इसके अंदर भी ब्रेकअप होगी, इसके अंदर होगा लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? सेविंग्स बैंक में होते हैं या लिक्विड फंड्स में होते हैं। तो जो तुरंत बेचा जा सकता है और जिसमें मुझे लॉस के बिल्कुल चांस नहीं है, उसे हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं। मतलब ये नहीं कि इस शेयर को लिक्विड एसेट्स नहीं कहेंगे, उसको फाइनेंशियल एसेट्स का सेकंड इन्वेस्टमेंट कहेंगे, क्योंकि अगर हम लिक्विड एसेट का बात कर रहे हैं तो हमें लॉस नहीं चाहिए उस पे। जब भी हम बेचें हमें पैसा मिल जाना चाहिए। तो जो ये लिक्विड एसेट्स है कितना होना चाहिए, ये रेशियो बता रहा है। तो देखिए मान लीजिए 75,000 का मेरा है और मेरे पास 6 महीने का कोटा है। मतलब ये कहीं मैंने इन्वेस्ट कर रखा है सेविंग बैंक में या कहीं पे। तो व्हाट इज़ माय रेशियो एज़ पर द फॉर्मूला? तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पहला फॉर्मूला है लिक्विडिटी रेशियो, कैश इक्विवेलेंट जो आपके इन्वेस्टेड है बैलेंस शीट में डिवाइडेड बाय मंथली कमिटेड एक्सपेंस। सो क्या आएगा ये देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँगा 6 आया। 6 का मतलब 6 महीने का प्रोविज़न है मेरा। सिंपल है ना? भाई दिस डिवाइडेड बाय दिस,
तो 6 महीने का प्रोविज़न है। अगर ये 5 आता, मान लो मेरे पास 3.5 लाख है, 3 लाख है, तो ये 4 आता, मतलब 4 महीने का प्रोविज़न है। तो मार्केट क्या कहती है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपके पास जो प्रोविज़न होना चाहिए, वो प्रोविज़न होना चाहिए कम से कम 3 से 6 महीने का। तो यानी रेशियो कितना होना चाहिए लिक्विडिटी आइडियल रेशियो? द आइडियल रेशियो शुड बी 3 मिनिमम, है ना? 3 एंड ग्रेटर देन 3। सो ये बात आपको समझ आ गई। बैलेंस शीट के अप्रोच का पहला बेसिक लेसन कि अपने बैलेंस शीट में हमेशा इंश्योर करिए कि आपका लिक्विडिटी रेशियो 3 का है। बहुत सारे लोग गले तक इन्वेस्ट कर देते हैं, नड़ी तक अपना पोर्टफोलियो दे देते हैं, बैंक में सेविंग बैंक में जो रखते हैं, उससे वो कभी रेशियो कैलकुलेट ही नहीं करते। तो अगर आपका रेशियो 3 से ऊपर है, तो बहुत अच्छा है। और अगेन अपने एजेंट को ये आपको बताना ज़रूरी है कि आपका रेशियो कितना है। नहीं तो वो सारा कुछ एक्सपोज़ करा देगा आपके वोलेटाइल प्रोडक्ट में, और आपको कहीं इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी और यहाँ फँस गए, तो आपको लॉस लेना ही पड़ेगा। सो अगर आप अपने एडवाइज़र को सही बताओगे कि मेरे पास फाइनेंशियल रेशियो, करंट फाइनेंशियल रेशियो मेरा 0 है या 1 है, तो वो अकॉर्डिंगली पहले इन्वेस्टमेंट्स वहाँ करवाएगा जहाँ ज़रूरी है। तो देखिए, हाउ टू मेंटेन लिक्विडिटी रेशियो। मान लो मेरे पास कोई कस्टमर आता है, मुझसे बातें करता है और मुझे समझ आता है कि उसकी लिक्विडिटी रेशियो 2 की है। तो मैं उसे राय दूँगा कि सर सबसे पहले अपनी लिक्विडिटी रेशियो को 6 की ले जाइए। कोविड के बाद तो सबने समझ लिया है कि लिक्विडिटी रेशियो 6 से कम नहीं होना चाहिए। पहले हम लोग 2 या 3 की लिक्विडिटी रेशियो में खुश रहते थे, बट अब 6 की हो गई है। तो यानी 6 महीने की प्रोविज़न चाहिए आपको। सो हाउ टू मेंटेन लिक्विडिटी रेशियो? आपको पहले जब तक 6 ना हो जाए लिक्विडिटी रेशियो, तब तक पैसा लिक्विड फंड में डालते रहना चाहिए। व्हाट इज़ अ लिक्विड फंड? देखिए यहाँ 5.25 का दिखा रहा है करंट रेट, कभी यहाँ पे 7 दिखाता है, कभी यहाँ पे 6 दिखाता है। ये रेट बदलता रहता है, आरबीआई के कॉल रेट से डायरेक्टली लिंक्ड है। इसमें कोई एंट्री एग्जिट लोड नहीं होती 7 दिन के पहले, मतलब 7 दिन के बाद आपका फ्री हो जाता है। 7 डेज़ की लॉक इन होती है एक तरह से बस। आप विथड्रॉ कर सकते हो 2 मिनट में, यानी पैसा आपके घर 2 मिनट में आ जाता है, अप टू सर्टेन लिमिट, और बाकी के पैसे आपको 24 घंटे में आ जाते हैं आपके बैंक में। वेरी, वेरी सेफ। इसको करने के लिए कोई भी आदमी मेरा मोबाइल ऐप यूज़ कर सकता है। हमारा मोबाइल ऐप का नाम है फंड कनेक्ट। फंड कनेक्ट, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या नोट कर लीजिए, फंड कनेक्ट, और उस पे ये नंबर डालिए 941 541 0781, 941 541 0781। तो जैसे ही ऐप से आप लोड करेंगे ना स्टोर पे, और ये एडवाइज़र की जगह ये नंबर डाल देंगे, उसके बाद आपसे वो बोलेगा अपना मोबाइल डालिए, ओटीपी लीजिए, और आप आराम से यहाँ पहुँच जाएँगे। इसको माई पर्स कहते हैं दोस्तों, ये माई पर्स। तो माई पर्स इज़ अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल थिंग टू कीप योर मेंटेन योर लिक्विडिटी रेशियो। इंश्योर करिए कि आपका 6 का रेशियो बन रहा हो। चलिए, अब ये लिक्विड फंड जो मैंने बताया, अब बेसिक इसकी भी जाननी ज़रूरी है, ये कैसा होता है लिक्विड। ये देखिए लिक्विड फंड का मैंने लिया है 15 साल का पूरा हिसाब। तो आपका ये लॉन्ग हिसाब लिया है मैंने, आप ज़रा देखें, सॉरी 5 साल का लिया है ये, 5 इयर्स का चार्ट है आपके सामने। 5 साल में लिक्विड फंड का क्या हाल है? ये ब्लू वाला लिक्विड फंड है ये, और ये ट्रेज़री बिल का रेट है, यानी आरबीआई के कॉल रेट का रेट है। तो आप हमेशा देखिए कितना बढ़िया रिटर्न है। तो अगर आपको सेविंग बैंक, ये सेविंग बैंक का ऑलमोस्ट रेट चल रहा है, ठीक है ना? सेविंग बैंक में अगर ये रेट है, तो आपको लिक्विड में ये रेट है। आपका सेविंग बैंक में आज ये रेट है, तो लिक्विड में ये रेट आ रहा है। हमेशा ये उसको ब्रीच करता है, और ओवर पीरियड आप जब इन्वेस्ट करते रहते हो, तो ब्रीच बढ़ता चला जाता है फंड का। फंड की अगर 10 साल की रिटर्न देखें तो 7%, गलती से आपका लिक्विड फंड में पड़ा रह गया, और आपको चूँकि इमरजेंसी मेंटेन करना है, तो आप तो उसको निकालोगे नहीं ना रोज़-रोज़, वो तो छोड़ दोगे और भूल जाओगे। तो अगर आप उसे भूल जाते हैं और 10 साल तक इमरजेंसी नहीं आती है, तो आपको नुकसान नहीं महसूस होगा। आपको लगेगा अरे ठीक है यार, बैंक से बेटर कमा लिया। ये देखो 7.92, और वो भी कैपिटल गेन में आ गया, क्योंकि 3 साल के बाद इसकी सारी इनकम कैपिटल गेन में आ जाती है। तो आप कितने बढ़िया वेल प्लेस्ड हो, है ना? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लिक्विड फंड। सो आप यहाँ का टेक अवे यही ले लीजिएगा। चलो पॉइंट 2 पे आता हूँ दोस्तों। तो सेकंड बेसिक जीवन की, एसेट टू लियाबिलिटी रेशियो। दिस इज अगेन एज आई सेड इन द बिगनिंग ओनली, सबसे अहम रेशियो होता है कि आपका टोटल एसेट बाय टोटल लियाबिलिटी क्या है। टोटल एसेट इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एंड फिजिकल एंड रिसीवेबल, जो कुछ भी आपको आना है उसको आप यहाँ पे ले लोगे।
लिएबिलिटीज जितने भी आपको होम लोन, कार लोन, सबकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेनी है, ठीक है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो ये आप ले लोगे। रेशियोज स्टैंड्स एज रिलेटिव मेजर व्हिच विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग व्हाट यू ओन वर्सेस व्हाट यू ओ, ठीक है? एक मिड एज आदमी का 10 से 50 का रेशियो चलेगा, बट एक रिटायर्ड आदमी का, जैसा मैंने कहा, 80 के नीचे नहीं चलेगा। तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया कि टोटल संपत्ति को डिवाइड कर देने से लिएबिलिटी का 80% से कम। अब हमारा रोल क्या था, हमने आपको बताया, हमें आपको बढ़ते देखना है ये रेशियो। हम कैसे बढ़ाएंगे और क्या करते हैं, चलिए। अब आप पूछेंगे कि ठीक है अविनाश जी, जादू से थोड़ी बढ़ जाएगा। अगर मुझे अपना एसेट टू लिएबिलिटी रेशियो का ग्राफ बढ़ाना है, यानी इस साल 5% था, अगले साल 10 करना है, फिर 15 करना है, फिर 20 करना है, तो क्या करना होगा? सिंपल है, फॉर्मूला आपके सामने है। आप या तो लिएबिलिटी घटाइए और या एसेट्स बढ़ाइए, आपका रेशियो ठीक होता जाएगा। हमको तो दो ही काम करना है। तो हम क्या करते हैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, लिएबिलिटी घटाना तो मेरे हाथ में इसलिए नहीं है कि वो आपके हाथ में है। आप लोन कितना देते हो, किसको देते हो, नहीं देते हो, क्रेडिट कार्ड क्या हाँ यूज करते हो, वो आपका काम है। मेरा काम तो सिर्फ ये है कि मैं अपनी कोशिश से आपको अच्छे प्रोडक्ट्स दे पाऊँ, जहाँ रिटर्न आपकी लिएबिलिटी का जो रेट है उससे ज़्यादा है। जैसे आपका मान लो इस साइड में जो लोन है ये 8% से बढ़ रहा है, मतलब उसका जो सालाना ब्याज है वो 8% है, और इधर जो इन्वेस्टमेंट है ये अगर 12% है, तो मैंने आपको 4% का ये जो डिफरेंशियल दे दिया, यही आपको हराएगा और आपके रेशियो ठीक करेगा। तो हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जो लिएबिलिटी साइड है उसका जो ग्रोथ रेट है ये कम हो और इसका ग्रोथ रेट फास्टर हो। तो इसके लिए हमें वो प्रोडक्ट्स चुनने पड़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल किसी आदमी का डेट इक्विटी रेशियो, यानी सॉरी एसेट टू लिएबिलिटी रेशियो आज के दिन में है से 20, यानी कि उसने बहुत सारा लोन ले रखा है, और उस आदमी का लोन लेने के बाद वो मेरे पास आता है और उसका रेशियो निकाला हमने 20। हमने कहा भाई साहब, आपका तो लिएबिलिटी की तरफ काफ़ी पेमेंट जाता होगा सालाना। बोला हाँ जाता है। तो हमने कहा फिर तो आपके पास जो भी बची खुची रकम है उसको आपको 12 नहीं 18% के रेट से कमाना होगा, तभी जाके जल्दी ये रेशियो 20 से 60 ला पाओगे। भाई तभी तो होगा ना, वरना तो जीवन भर आपके लिए कठिन कष्ट बना रहेगा। तो ऐसा आदमी जिसका एसेट टू लिएबिलिटी रेशियो कम है, छोटा है, वो आदमी अगर मुझे कहे कि अविनेश जी मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे तो बैंक एफडी या सेफर प्रोडक्ट बताइए, तो वो गलत कह रहा है। उसको मुझे समझाना पड़ेगा, भाई साहब आपका नहीं चलेगा, आपका जीवन नहीं आगे बढ़ पाएगा अगर आप सेफ्टी सेफ्टी बोलोगे तो। आपको गले लगाना पड़ेगा वॉलेटिलिटी को, उसको सीखो, उससे दोस्ती करो, और फ्रेंडशिप करने के बाद ये रिटर्न कब मिलेगी आपको। तो उसको मजबूरी में ये अप्स एंड डाउन्स का भागी बनना पड़ेगा, भागीदार बनना पड़ेगा, क्योंकि उसका रेशियो छोटा है। लेकिन जिसका रेश कोई आदमी मेरे यहाँ आता है उसका रेशियो 60 है, 70 है, 80 है, और मैं उसको अननेसेसरीली इस वाले प्रोडक्ट में क्यों लाऊंगा जब उसका लिएबिलिटी साइड कुछ है ही नहीं, उसका रेशियो इतना अच्छा है, उसको कोई बोझ ही नहीं है। तो अगर वो 8% भी कमाएगा ना तो बहुत हैप्पी रहेगा। 8% भी कमाएगा तो 12 के बराबर है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे? हम लोग कैसे बातें करते हैं, कैसे आंकलन करते हैं, ये बात आपको आज समझना ज़रूरी है। तभी आप ये समझ पाएँगे कि हाँ, मैं अविनेश की टीम से, मोहित की टीम से बात करता हूँ, तो मुझे पता है कि वो लोग सेंस बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि वो समझ रहे हैं मेरे लिए क्या उचित है और क्या नहीं उचित है। हम अगर किसी को इक्विटी फंड देते हैं, तो आँख बंद करके नहीं देते, हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है, लगा दीजिए। हम दे सकते हैं ऐसे भी, अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया है तो। बट अगर आपने मेरे साथ काउंसलिंग सेशन रखा है, हमने आपकी एसेट लिएबिलिटी रेशियो निकाल रखी है, तो फिर हम आपको प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली देंगे। जैसे इस व्यक्ति को 80% वाले को मैं बिल्कुल कम इक्विटी दूँगा और इसको बहुत ज़्यादा इक्विटी दूँगा। तो दोनों का अंतर हो गया पोर्टफोलियो का ना। इस वाले आदमी को मुझे सिखाना पड़ेगा कि कैसे वोमिट ना करना, जब तुम्हें चक्कर आए तो चकराना मत, कैसे अपना चित्त मेंटेन रखना, ये सिखाना पड़ेगा। इस वाले आदमी को मुझे ये सब नहीं सिखाना पड़ेगा, इस वाले को मुझे सिर्फ डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टमेंट सिखाना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा भाई रेगुलर निकाल लेना, भाई थोड़ा-सा पैसा आप बता देना, है ना? चलिए, तो ये बेसिक के बाद दूसरा तरीका है हम लोग जो यूज़ करते हैं उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इक्विटी प्रोडक्ट्स थ्रू एसआईपी। यानी अगर किसी का रेशियो ठीक करना है, 20 से 80 लाना है, तो क्या करूँगा? अगर ये रेशियो मुझे एसेट टू लायबिलिटी ठीक करना है तो मुझे एसेट बढ़ाने का एक तरीका तो है लमसम लगवा दिया, दूसरा रिकरिंग वे में ऐसे प्रोडक्ट में लगा दूँ
जिसमें यहाँ, यहाँ, यहाँ ये सब लोअर पॉइंट पे भी खरीद हो जाए। और उससे क्या होगा कि जब आप सस्ते मद्दे खरीदेंगे तो रिटर्न आपका एकदम से बढ़ जाएगा। जो नेचुरल रिटर्न है वो एनहांस होके इस लेवल पे आ जाएगी जो कि फेनोमेनल रिटर्न है। ये एसआईपी का मज़ा है और ये दोनों तरीके से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो देखिए, एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एक व्यक्ति जिसकी करियर की स्टार्ट हुई 15 साल पहले आज से और उस समय मान लो उसका 20% का 20 का वो था एसेट लिएबिलिटी रेशियो, मतलब उसने लोन वोन लेके घर चला रहा था और बेसिकली क्रेडिट कार्ड्स थे उसके, सब कुछ थे। और धीरे धीरे करते अगर मैंने उसे सही निवेश कराई होती तो कैसे वो 80 पे आता है, ये देखिए। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर उस व्यक्ति ने लमसम भी अपने 1 लाख रुपए जमा कर दिए होते थोड़ा थोड़ा करके, तो लमसम से उसको तो 7 लाख रुपए हो गया आज 15 साल में, क्योंकि 14 के आसपास का रिटर्न बैठ गया। भाई देख रहे हैं आप, 14 का बैठ गया। तो उसकी यहाँ पे लोन जो होगी वो मान लो 8 या 9% की रही होगी, जो उसका एसेट है वो 14 से ग्रो करा, तो जल्दी भाग गया ना, उसका रेशियो ठीक हो गया। तो ये एक बड़ी चीज़ आपको देखने को मिली कि हमारा ये सिलेक्शन ऑफ फंड, लेकिन एसबीआई फोकस 14 लगातार नहीं दिया। एसबीआई फोकस का जर्नी जर्नी कुछ ऐसा ही था। लेकिन इस जर्नी का नतीजा ये निकला, आउटपुट ये निकला 15 इयर्स का, आफ्टर ऑल दीज डाउन्स एंड अप्स एंड मेंटालिटी। क्योंकि उस आदमी को ये पता था कि मैंने एक फोकस्ड इक्विटी में लगाया है, और इक्विटी का मतलब होता है बिजनेस। एक अच्छे बिजनेस में एसबीआई के म्यूचुअल फंड के मैनेजर के द्वारा मैंने पैसे लगवाए हैं। वो बिजनेस चलेगी जरूर, आज नहीं चलेगी कल चलेगी, क्योंकि एक अच्छे रेप्यूटेड फंड मैनेजर को मैंने दिया था जो बिजनेस आइडेंटिफाई करने जानता है और जो लीगली सेफ है, जो सेबी के अधीन प्रॉपर निवेश कर रहा है। तो उस विश्वास का देखिए इसको रिटर्न मिला, उस विश्वास का। तो 1 लाख के बन गए 7 लाख, और 10,000 अगर इसने महीने का कहीं खींच लिया था एसआईपी उसमें, तो 56 लाख तो वो बन गई। तो क्या हुआ, ये आदमी यहाँ आते आते अपने 15 साल में एक तो लोन चुका दिया काफी सारे, तो लोन चुकने से तो रेशियो ऐसे ही ठीक हो गई, और प्लस जो इसकी बचत हो गई, इसका एसेट एकदम से भाग गया। तो यहाँ आते ही वो 80 या 90 के एसेट लिएबिलिटी रेशियो में पहुंच गया। बात समझ गए दोस्तों? तो ये आप लोगों को याद रखना है कि म्यूचुअल फंड्स में अगर हमने सही तरीके से इक्विटी का इस्तेमाल कर लिया तो आपका एसेट लिएबिलिटी रेशियो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, मिरई एसेट इमर्जिंग, इसको भी देख लें। ये भी बेहतरीन फंड है अपने फ्लीट का। 18% का यील्ड आ रहा है अगर इंसेप्शन 10 साल का लें तो। वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लास्ट 10 इयर्स 1 लाख की हो गई 5 लाख। 1 लाख की 5 लाख अगर लमसम डाले थे, और 10,000 के सही पे चला रहे थे तो 31 लाख। बताइए क्या चाहिए आपको? आपका सारा जितना भी आपका लोन आपने चुकाया उतना ही इक्वल, मान लो 30 लाख का किसी ने लोन लिया था और 10 उसमें किस्त चुका रहा था 10,000, और साथ में अगर वो 10,000 की एसआईपी खोल दिया होता तो एक तरफ तो उसकी यहाँ पे 10 साल में किस्त भी चुक जाती और साथ में उतना ही अमाउंट का कैपिटल भी खड़ा हो गया था। तो बहुत सारे लोग जो लोन लेके अपना काम कर रहे हैं, उनको तो म्यूचुअल फंड की एक एसआईपी छोटी-मोटी पैरेलली चलानी चाहिए, जो उस लोन का भरपाई करे। जब आप उम्र के उस पड़ाव पे पहुँचेंगे, किस्त चुकाते-चुकाते आपकी सेविंग्स तो हो नहीं पा रही है, तो आपको उस समय एक बड़ा लमसम अमाउंट खलेगा, चाहिए होगा। तो आप कैसे लाएँगे? अपने छोटे से फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एसआईपी से, कहीं से खींच-खाच के अगर आप इतना रुपया भी सेविंग करने लगें, तो आपका एक बेहतरीन एसआईपी क्रिएट हो जाएगा। नाउ, एसेट टू लिएबिलिटी रेशियो कैन बी इंक्रीज्ड थ्रू एसआईपी, जैसा मैंने कहा। और या फिर तो अगर ये जो एसेट टू लिएबिलिटी रेशियो है, जितनी एसआईपीज आपकी दिन गुजरते जाते हैं एक लमसम बड़ा वैल्यू बन जाता है, तो आपका एसेट लिएबिलिटी रेशियो एकदम से ठीक हो जाता है। सो दिस इज व्हाट यू शुड लुक एट। तो 2 रेशियो दोस्तों हो गया आप लोगों का, और उन 2 रेशियो के बाद आज थर्ड क्लास है आपकी करंट रेशियो के बारे में। करंट रेशियो जो कि कैश इक्विवेलेंट बाय शॉर्ट टर्म लिएबिलिटीज होती है। आपको हमेशा पता होता है कि आपको क्या देना है, आपकी किस्तें, आपकी ईएमआई, टोटल जितना भी देना है। तो ये 1 साल का ये रेशियो हमेशा हम डे का नहीं निकालते हैं, मंथ का नहीं निकालते हैं, या हम ईयर का निकालते हैं। तो 1 साल का जितना भी आपका शॉर्ट टर्म लिएबिलिटीज है, हम उसको एक जगह लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका साल का लोन 4,70,000 के आसपास जाना है,
आपका इसी तरह कुछ और भी जाना है 3 लाख रुपए का, तो मान लो 8-9 लाख रुपए का आपका कुछ आइटम जाना है। अब आप जब मुझसे मिलेंगे तो हम पूछेंगे कि सर ये 8 लाख आप सैलरी से देने वाले हो, यानी आएगा और दोगे, या इस 8 लाख में से कुछ प्रोविज़न बनाओगे कैश रिज़र्व्स में? तो ताकि आपका हर साल उसमें हम सेविंग बढ़ाते जाएँगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका 1 या 2 हो जाएगा रेशियो। 1 और 2 मतलब ये देखिए, एक कैलकुलेशन से देखते हैं। आपको टोटल देना है, हमारा फ़ॉर्मूला क्या है? सिंपल सा, कैश कितना है और शॉर्ट टर्म लिएबिलिटी क्या है। तो अगर हम ये देखें कि आपको कितना देना है, तो पूरे साल का आया 7 लाख रुपए देना है, लिएबिलिटी है, और आपके पास है 3 लाख। तो व्हाट इज़ द फ़ॉर्मूला? मेरे पास पैसा इतना है और मेरे को देना इतना है। तो रेशियो क्या है? 0.42। तो ये थोड़ा खराब है। खराब इसलिए कि 1 से कम है। 1 से कम का मतलब है कि फिर बाकी का पैसा कहाँ से आएगा? तनख्वाह से आएगा, आपकी सैलरी से। तो मैं क्या करूँगा, एज़ एन एडवाइज़र बोलूँगा, सर ये मुझे समझ आ गया कि आपका कैश फ्लो 7 लाख का है, यानी हर साल की आपकी जो पे आउट है 7 की है। हम किसी तरह आपका रिज़र्व रेशियो 7 का बना लेते हैं, यानी 1 साल का पूरा पे आउट का हम प्रोविज़न बना लेते हैं। उसके बाद से हर साल जब सैलरी आते जाएगी हम उसमें टॉप अप करते जाएँगे, लेकिन पेमेंट हम यहाँ से करेंगे, इस जगह से, जो ये मेरा फंड है। तो इस फंड को हम शॉर्ट टर्म कैश फंड कहते हैं, जो कि हमने आपको बताया कि कहाँ-कहाँ लग सकता है, लिक्विड फंड में लग सकता है, और या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज टाइप के फंड होते हैं, और या फिर अभी मैं और दिखाता हूँ कहाँ-कहाँ लग सकते हैं। लेकिन आपका पर्पस क्या होना चाहिए? रेशियो 1 करना है किसी तरह दोस्तों, 1। 1 कब होगा? जब यहाँ 7 लाख रुपए आपके जमा हो जाएँगे आपके एनुअल लिएबिलिटी के बराबर, तो आप 1 पे आ जाएँगे। जैसे ही आप 1 से बेटर होते जाएँगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत बहार आती जाएगी। फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे, और अगर आप 1 से नीचे हैं तो फाइनेंशियली आप वीक हैं, या फिर आप स्ट्रेस्ड हैं। तो इसीलिए दोस्तों, ये कैश रिजर्व्स इक्विवेलेंट के बराबर हमें शॉर्ट टर्म लिएबिलिटी से भाग देना होता है। इसमें कौन-कौन से पोर्शंस आ सकते हैं वो ज़रा आपको दिखाता हूँ। इसमें आ सकता है आपके लिए लिक्विड फंड्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स, बॉन्ड फंड्स, और मीडियम टर्म बॉन्ड फंड्स। आप इसमें से किसी का भी अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो लिक्विड का तो मैंने आपको बताया ही कि बेहतरीन सिस्टम है, आँख बंद करके डालिए। बैंकिंग एंड पीएसयू लिक्विड से थोड़ा 1 नॉच ऊपर होता है, और मीडियम टर्म बॉन्ड्स उससे 1 नॉच ऊपर होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे ये आप ग्रेड बदलते हो, वैसे-वैसे आप रिस्क भी थोड़ा-सा अपनाते हो। तो बैंकिंग एंड पीएसयू के बारे में देखें, तो 1 साल में पिछले अगर देखें सिर्फ पिछले साल का रिटर्न, तो 1 लाख 1 10 बन गया, यानी कितना आ गया? 10% तो फ्लैट आपको रिटर्न आ गई। देखिए पिछले 1 साल में, जिसमें ये कोविड भी इंक्लूडेड है भाई साहब, 6 महीने की। तो बेहतरीन फंड है, आपको 1 का 10 बन गया, 10,000 रुपए की आप एसआईपी छोड़ खोले होते तो एक 26 भी बन गया। तो ये इसकी ब्यूटी है। तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है कि इस तरह के फंड जो सालाना खर्चे के लिए आप रखते हो, उसको एक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में डालिए। नो लोड, नो एंट्री, नो एग्जिट, रिटर्न आपके सामने है, पिछले 1 साल का तो सबूत है ही है, लेकिन आप इतना ज़्यादा उम्मीद ना करें, तब भी आप बैंक से तो मच बेटर, बैंक आज 5.25 की रेट दे रहा है, और आपको अगर 7 या 8 चाहिए, तो ये एफडी आपके लिए बेहतरीन है दोस्तों। बेहतरीन मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इक्विटी नहीं है, कुछ शेयर्स नहीं है, ये एक डेट फंड है, जिसका फिक्स्ड चाल होता है, जिसका कोई वॉलेटिलिटी नहीं होती, ग्राफ इसकी सीधी चलती है, और इत्मीनान से आप बैंक एफडी का रिप्लेसमेंट बोल सकते हो इसे, एंड ब्लाइंड फोल्ड होके इसके अंदर पैसा डाल सकते हैं। तो ये काम कहाँ आता है? चूँकि इसके अंदर कोई एंट्री या एग्ज़िट लोड नहीं है, कभी भी निकलने में कोई चार्ज नहीं है, तो आप इस पैसे का इस्तेमाल अपने इस रेशियो के लिए करते हो। कौन-सा रेशियो? करंट रेशियो को ठीक रखने के लिए, यानी 1 साल का जो आपका लिएबिलिटी प्रोविज़न्स हैं, पे आउट पोज़ीशन है, मेडिक्लेम, फलाना, ढिकाना, जो कुछ भी आपको करना है, सब आप इसमें एक जमा कर लेते हो, और यहाँ से खर्चे करते हैं, और यहीं पे टॉप अप करते हैं। उसके ऊपर का जो होता है उसको इक्विटी ले जाते हैं दोस्तों। तो देखिए कितना आराम हो जाएगा। आप अगर इस फाइनेंशियल रेशियो की मदद से अपना कार्य करेंगे, तो कभी ज़िंदगी में आपके पैसे अगर अटक भी गए, वोलेटिलिटी का शिकार हो भी गए, तो आपको अखरेगा नहीं, आपके पास वेट पीरियड होगा, क्योंकि आपने प्लानिंग वे में इन्वेस्ट किया है। तो आपको पता होगा कि ठीक है, आई कैन वेट, जब ये वोलेटिलिटी खत्म होगी, दिन सुधरेंगे, मैं तब यूज़ कर लूँगा, क्योंकि आपने प्रोविज़न्स बना रखी थी। ठीक है ना?
चलिए, सॉल्वेंसी रेशियो एक छोटा-सा रेशियो होता है जो लोग अपना कैलकुलेट करते हैं अपने आजकल जैसे आपको कोई बिज़नेस करना है, बैंक को देना है या किसी को देना है, तो आपका सॉल्वेंसी रेशियो आपकी नेटवर्थ जो टोटल चीज़ें आपके पास हैं, उसको आप टोटल एसेट्स से जब डिवाइड कर देते हैं, तो वो सॉल्वेंसी रेशियो आता है। जनरली लोग ये अपने खुशी के लिए देखते हैं और देखना चाहते हैं कि मेरी वक़्त क्या है। ऑब्वियसली सॉल्वेंसी रेशियो आपकी नेटवर्थ की हमेशा 1 प्लस होगी तभी अच्छा है। जितना ज़्यादा होगी उतना अच्छा है और पॉइंट में नहीं होना चाहिए, डेसिमल्स के नीचे खराब होता है। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट। नाउ एक रिटायर्ड इन्वेस्टर क्या देखता है? जब वो रिटायर्ड हो चुका होता है तो कभी-कभी रिटायर्ड लोग बड़ी गलतियाँ करते हैं। वो क्या करते हैं अपने पास कुछ ऐसी एसेट्स रखते हैं जो कैश फ्लो नहीं दे रहा है। तो उनका जीवन तो फिर वो दान में माना जाता है, गिफ्टिंग माना जाता है, बच्चों को गिफ्ट कर दिया तो एक्चुअली क्या होता है कि जो यूएस इकोनॉमी है या यूरोपियन वेस्टर्न इकोनॉमी है, वहाँ तो लोग ऐसा नहीं सोचते कि अ, हम बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाएँ या नहीं जाएँ। वो लोग इनहेरिटेंस के हिसाब से अपना काम नहीं करते, वो अपना सेल्फिश काम करते हैं। वो कहते हैं यार मेरा खाना-पीना बढ़िया हो, मैं ऐशबाजी से रहूँ, मैं खुशी से रहूँ, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? तो वो लोग कहीं भी चले जाते हैं, अपने पैसे लेके चले गए कोपेनहेगन में जाके कोई विला खरीद लिया और वहाँ पे 6 महीना रह गए, गोवा में जाके छुट्टी मना ली। दे कैन डू एनीथिंग लेकिन हम लोग की इंडियन फैमिली क्या करती है, खुद पे खर्च करती नहीं है और अपने बच्चों और परिवार के लिए छोड़ते चले जाती है। पूरा जीवन खुद सैक्रिफाइस करके बिता लेती है, क्योंकि उनको खर्च करना अच्छा नहीं लगता और उनके जो एसेट्स हैं, वो बच्चे यूज़ करते हैं। बच्चे किस तरह यूज़ करते हैं, वो तो एक अलग क्वेश्चन है, बट मेरा यहाँ पे एक एडवाइस होता है एज़ ए एडवाइज़र कि अपने जीवन को खुल के जियो और खुल के जीने के लिए किसी भी रिटायर्ड एडवाइज़र को ज़रा कुछ एडवाइस देना पड़ता है कि आप दूसरों के लिए अपना काम मत करें। उन लोग सब वेल सेटल्ड हैं, आज के लोग खुद डिपेंडेंट हैं, अपने इंडिपेंडेंट हैं और आपको सोचना चाहिए, तो ये रेशियो आपको बताता है कि आप कितना अच्छा सोच रहे हो और कितना गड़बड़ है आपकी सोच में। तो ये रेशियो क्या है? ये कहता है कि टोटल लिक्विड एसेट यानी जिससे आप कभी भी बेच सकते हो, जिसको खा सकते हो, जिसको इस्तेमाल और डिवाइडेड बाय जो आपके पास टोटल बैलेंस शीट में एसेट है, ये रेशियो क्या है? तो लिक्विड एसेट अगर मान लो एग्जांपल आपके पास कम है और टोटल एसेट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली रेशियो खराब होगी। सो 20% तो उसको अपने टोटल एसेट्स रखना ही चाहिए एज़ अ लिक्विड। फॉर एग्जांपल ज़रा मैं दिखाता हूँ आपको, लिक्विड एसेट्स बाय टोटल एसेट्स। मान लो किसी व्यक्ति के पास आज के दिन में 55 लाख है म्यूचुअल फंड वगैरह और ये सब इन्वेस्ट करके और ये इनके टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं। लेकिन उसका जो आने वाले दिन का सम एश्योर्ड है और उसका जो प्रॉपर्टी है और कई सारे प्लॉट्स हैं, वो सब मिला के 5 करोड़ है। तो अगर हम ऐसे में देखें तो इसको इससे डिवाइड करें तो रेशियो क्या आ रही है आपकी सो दिस रेशियो इज लेस देन 1 एंड लेस देन 1 क्या मतलब बहुत लोअर रेशियो है लेकिन अगर आपके पास कहीं 1 करोड़ होता 100 1 2 1 2 3 तो थोड़ा ऊपर होते आप लेकिन फिर भी खराब है अगर ये कहीं आपके पास 4 करोड़ होता ये देखिए तो बेसिकली आपको कोशिश करनी है 80% तो खैर बहुत हाई है आपको 20% भी हो जाए 30% उससे कम नहीं होना चाहिए 20 से कम नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत लोगों के पास ऐसा होता है उनके पास 10-10 करोड़ 50-50 करोड़ की एसेट होती है और लिक्विडिटी के नाम पे जो इन्वेस्टमेंट्स है वो 2 करोड़ और 1 करोड़ होती है तो 2 करोड़ वर्सेस 50 करोड़ तो आपका लिक्विडिटी रेशियो जो है जो करंट एसेट रेशियो है वो बहुत खराब हो जाता है तो टोटल एसेट रेशियो 20% के नीचे नहीं होना चाहिए तो दैट गिव्स यू अ गुड इंडिकेटर तो अब हम जैसे एडवाइजर इसमें क्या एडवाइस कर सकते हैं हम जैसे एडवाइजर जब आपसे मिलते हैं और बेसिक्स बातें करते हैं तो हम आपको कहते हैं कि कौन से एसेट्स जो हैं उनको लिक्विडेट करना चाहिए आप उसको किस तरह कन्वर्ट टू कैश कर सकते हैं यू हैव टू डू दैट एंड टेक द प्रायोरिटीज तो उस पर चर्चा हम लोग करते हैं कि प्रॉपर्टीज कहीं गलत तो नहीं खरीद ली या फिर अपने बच्चों से पूछ लें कि भाई तुम्हें ये प्रॉपर्टी चाहिए नहीं चाहिए तो हम उसको बेच दें चाहिए तो उनको ट्रांसफ़र करें और कैश फ्लो बेटर करें, उनके उनके बैलेंस शीट को तो ठीक करें, अपने यहाँ से हटा दें। तो इस तरह के बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। विल की अच्छी प्लानिंग हो सकती है आपकी। तो ये सब बातें यहाँ पे रिटायर्ड इन्वेस्टर के लिए भी बनती है। तो दोस्तों जब मैंने बेसिक्स छोड़ा है तो आपको ये लाइट दे रहा हूँ कि प्लीज़ बात करिए इन चर्चाओं पे।
मोस्ट इम्पोर्टेंट रेशियो जो सबसे अहम है लास्ट है सेविंग्स रेशियो। ये है आज का बेसिक क्लाइमैक्स, और जो क्लाइमैक्स पॉइंट है कि दोस्तों अपना सेविंग रेशियो ठीक करो। और सेविंग रेशियो क्या होता है कि कितना महीने का सरप्लस बचता है और कितना मंथली इनकम है। तो अगर आपका बचता है ₹1, आप कमाते हैं ₹100, तो रेशियो बहुत खराब है। अगर आपका बचता है ₹10 और कमाते हैं ₹100, तो थोड़ा अच्छा है। तो मिनिमम मिनिमम रेशियो में जो इसमें आना चाहिए वो हमेशा 10% तो आना ही चाहिए। तो 10% से ऊपर की सेविंग्स होती है तो एक अच्छा साइट होता है। बट अगर आप उससे कम कर रहे हो, यानी इनकम आपकी सब कहीं और जा रही है, आपके सरप्लस में नहीं जा रही है, सेविंग सरप्लस में नहीं जा रही है, तो ये रेशियो आपका एडवाइज़र निकाल के आपको बताता है कि सर ये रेशियो आपकी खराब कर रही है पूरी की पूरी पोज़ीशन। You have to look at it differently and understand that what should be done to make sure that more major part of your income should go here. ये जो बात है ये भी हमारा काम है, और यहाँ पे दोस्तों लगता है मोटिवेशन, यहाँ पे लगता है जोश। और इसी मोटिवेशन और जोश को इन्फिनिटी फिल्म निभाता है अपने लेक्चर से, अपने वेबिनार से, अपने यूट्यूब के वीडियो से। हमारे कई वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं। आप उनको देख के उनसे उत्साहित हो सकते हो, सेविंग्स के लिए प्रेरित हो सकते हो। तो हमारा आज का ये सेशन दोस्तों आपको इसी बात पे कंक्लूड करता है कि अगर आप अप्लाई करते हो रेशियो एनालिसिस टेक्नीक, जो कि एक नया बेसिक टेक्नीक हमने आप लोगों को बताया, कि अगर इस टेक्नीक से आप चाहते हो सीखना, हमारा क्लासरूम खुला है, आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी रिलेशनशिप मैनेजर हैं, उनमें से किसी से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे और एक सेशन चाहिए, या जब भी चाहिए बेहिचक हमसे बोलिए, हम लोग रिकंडक्ट करते रहते हैं। ये वाली यूट्यूब पे वीडियो आपको चढ़ जाएगी आज शाम तक, तो यूट्यूब के चैनल्स को हमें ब्राउज़ करते रहिए। हमारा चैनल बहुत सिंपल सा है, और आपके आज के लॉगिन में आपको मिला होगा जब आपने ये सेशन अटेंड किया है, तो हैंडआउट के नाम से नीचे मेरे चैनल का भी लिंक है। तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके इन्फिनिटी फिनसर्व लिखेंगे तो हमारे ये हर वीडियोस आपको मिल जाएँगे। सो वन्स यू नो योर ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ योर फैमिली, so that is the important aspect, then your next step should be to take corrective measures along with a financial advisor. एंड इसी काम के लिए हम यहाँ बैठे हैं, फॉर अ बेटर वेल्थ मैनेजमेंट। आपको जो चीज़ सीखनी चाहिए वो मैं लिख रहा हूँ। ऑब्वियसली आज नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको सीखना क्या है, आपको एसएलआर अप्रोच सीखना है। जब भी मेरे रिलेशनशिप मैनेजर से पूछो, तो पूछो सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स, एसएलआर अप्रोच 10 के स्केल में, 10 के स्केल में कैसे सेट करना चाहिए, आपके लिए क्या बेटर है। आप इसको 8 1 1 में चलाना चाहते हो, कि 5 3 2 में चलाना चाहते हो, कि 3 3 4 में चलाना चाहते हो। तो एसएलआर का ये जो आपका बेसिक तरीका है, ये आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों, और अपने आप को इस एसएलआर में इवैल्यूएट करना आना चाहिए। गोल बेस्ड अप्रोच आपको आना चाहिए, कैसे गोल बनाते हैं, कैसे गोल क्रिएट करते हैं। और जब आप गोल की पूरी शीट बना लेते हैं, जब ये शीट बन के तैयार होती है और नीचे लिखा होता है कि इतना रुपया महीने का लगाना है, तो वो रुपया आपको चेक करना होता है कि आपके सेविंग रेशियो में फिट बैठता है कि नहीं। तो अगर आपका सेविंग रेशियो आपको अलाउ करता है ये वाले टारगेट अमाउंट का मंथली शेल आउट कर पाना, तो ठीक है। नहीं करता है तो आपको अपने गोल्स चेंज करने पड़ेंगे, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो कम करने पड़ेंगे। तो दिस इज समथिंग विच यू शुड गेट, एंड इट इज़ देयर अवेलेबल इन आवर वेबसाइट कॉल्ड गोल शीट। तो हमारे गोल शीट हमारे वेबसाइट पे जो लोग भी मेरे मेंबर्स हैं वो जानते होंगे कि कैसे बनता है, और नहीं जानते हैं तो जाके वहाँ लेफ्ट मेनू पे क्लिक करके बनाइए। यू नीड टू लव इक्विटी एंड अंडरस्टैंड इट्स वेल्थ क्रिएशन पावर। इक्विटी बुरा नहीं है, ये लाइन भी आपको सीखना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग ये लर्न करिए, सेकंड ये लर्न करिए, और थर्ड ये सीखिए। इसको सीखने के लिए आपको चाहे जितना वक्त बिताना हो, अगर आप ये वक्त बिता के नहीं सीख पाए, अगर आपको ये लगता है इक्विटी बेकार है, इक्विटी डरावना है, इक्विटी गलत है, इक्विटी डेंजरस है, अगर ये सब आपके दिमाग में है, तो आप वेल्थ से अपना नाम काट लीजिए। आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे, गारंटीड नहीं बना पाएंगे, सिर्फ बचत कर पाएंगे, और बचे हुए रुपए को महंगाई से भी नहीं हरा पाएंगे। सब आप 5% और 5% की एफडी से कोई आदमी अगले 30 साल में अपनी जीवन की करियर प्लानिंग नहीं कर सकता, रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर सकता।
दोस्तों यू नीड टू लुक एट इक्विटी। इसमें बोलने में मुझे कोई डर, कोई हिचक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इक्विटी के बगैर रुपया नहीं बनेगा और इक्विटी का मतलब होता है बिजनेस और बिजनेस का मतलब होता है एक्चुअली वेल्थ। कोई भी आदमी नौकरी जब करता है तो उसे फिक्स्ड आमदनी होती है। जब आप बिजनेस करते हो तो आपके पास स्कोप ऑफ ग्रोथ रहता है। भले रिस्क भी है कि धंधा नहीं चलेगा, लेकिन स्कोप ऑफ ग्रोथ भी इनॉर्मस होता है। तो अगर आपको अच्छे बिजनेसेस पहचानने आ जाएं या आपको वो एक मददगार मिल जाए जो बढ़िया बिजनेस आपको पहचानवा दे, तो वैसे बिज़नेसेस में इन्वेस्ट करने को इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहते हैं दोस्तों, और वेल्थ वहीं बनती है। फोर्थ चीज़ जो आपको सीखना है कि आपको इम्पोर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी है। बैलेंस शीट की मैं लिक्विडिटी की महत्वता मैंने 2-3 रेशियोज़ आपको दिखाए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं जिससे आप अपने लिएबिलिटी पे ऑफ का प्रोविज़न बनाते हो, इमरजेंसी की प्रोविज़न बनाते हो, और वो आपके लिए जो रेशियो है, वो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बैलेंस शीट का। तो वो आपके हमारे एडवाइज़र और एक्सपर्ट से मिलके अपनी उस रेशियो को ठीक करिए, करंट एसेट रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो, उसको ठीक करिए। हाउ टू स्टार्ट? बहुत सिंपल है। हमसे काउंसलिंग सेशन रखिए। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे घंटों बात कर सकते हैं। कोई हिचक नहीं है, कोई हमारे लिए हेजिटेशन, ये हमारा जॉब है। 6-6 आदमी हम लोग, 5-5 लोग हैं। हम डेली 100 पचासों लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ काउंसलिंग। तो इसलिए हमारी लिमिट बहुत है। आपके पास एग्ज़ॉस्ट करने होना चाहिए। आपका रिक्वेस्ट हमारे पास आना चाहिए कि भाई हमें काउंसलिंग सेशन चाहिए। हम काउंसलिंग सेशन आपको देते जाएँगे। और जब हम काउंसलिंग करेंगे, हम प्रॉपर आपका बैलेंस शीट अप्रोच अगर आप चाहते हैं हमसे, तो हमें बताइए कि हमें बैलेंस शीट अप्रोच पे पेशेंस है। आप सुनने को तैयार होइए, काम करने को हमारे साथ तैयार हुए, हम आपका शीट तैयार करेंगे, और फाइनली जब आपका एक्जिस्टिंग रेशियोज़ निकल जाएगा, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन से एरिया करेक्ट करने हैं, किस एरिया पे फ़ोकस करना है। और तब फिर हम आपका एसएलआर रिपोर्ट बनाते हैं, जिसे हम रिस्क प्रोफाइलिंग कहते हैं, जिसके बेसिस पे हम आपको किसी एक कैटेगरी में डालते हैं। 4 कैटेगरी हमारे यहाँ होती है इन्वेस्टर्स की: मॉडरेट, कंज़र्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव एंड वेरी एग्रेसिव। फाइनली हम एक फ़ाइनेंशियल गोल का रियलिस्टिक टच करते हैं और रियल फ़ाइनेंशियल गोल बनाते हैं, जो आपकी सेविंग रेशियो से अलाउड है, जो आपकी सेविंग रेशियो से मैच करते हैं। अगर सेविंग रेशियो से मैच नहीं करेगी तो आपका वो गोल्स पूरा नहीं हो पाएगा। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक तरफ निकल जाए सेविंग रेशियो और दूसरी तरफ निकल जाए आपके गोल की टारगेट रिक्वायरमेंट। दोनों के बीच का जो ये मैच है, ये हम खेल के देखते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी आपको अलाउ करती है या नहीं करती है उन सपनों को देखने के लिए। सो दोस्तों, यू कैन टेक सेल्फ स्टार्ट ऑल्सो। आप खुद जाके कुछ थोड़ा बहुत infirupi.com पे जाइए, गोल्स बनाइए, चीज़ें बनाइए। इसके डेमो के लिए हमारे वीडियोज़ हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा मैंने कहा, इन्फिनिटी फिनसर्व लिखिएगा यूट्यूब पे जाके आप अपने, तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा और उसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो आपके काम के हैं। और आराम से इत्मीनान से अपने खुद के टाइम पे उसे देखिए। टीम हमारे लिए जो अवेलेबल है, जो आपके साथ कभी भी काउंसलिंग कर सकती है, ऑब्वियसली मोहित गुप्ता के अंदर ये लोग काम करते हैं। और ये टीम अमित, तरुण, ज्ञानेश, नितिका, पूजा, अंजलि एंड दीप, सो ऑल आर हेयर फॉर योर हेल्प। मैं पर्सनली इस कंपनी का ट्रेनर एंड मेंटोर हूँ। मेरे साथ जब भी ज़रूरत होती है तो मैं और मोहित अपने क्लाइंटों को एड्रेस करते हैं। मेरे से पर्सनली किसी को मीटिंग चाहिए तो आप नितिका को बोल सकते हैं, वो मेरा मीटिंग्स फिक्स करती है। और मेरे काउंसलिंग सेशंस आपको सेपरेट रखवाने हो तो आप नितिका से अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर सकते हैं। ओके, सो दोस्तों, बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं, मैं 5 मिनट 10 मिनट यहाँ पे हूँ, अवेलेबल हूँ और मैं ले सकता हूँ। फ़ोन नंबर्स और डिटेल्स के लिए आप लोग सभी को मैंने वेबसाइट बता दिया तो बड़ा आसान है, बट फिर भी कुछ लोग को फ़ोन नंबर चाहिए होता है, तो आप हमें 9307218766 पे कॉल करिए। 9307 आप इस पे कॉल करिए। दूसरा हमारे पास है 0522, या फिर आप वेबसाइट हमने आपको बता ही दिया, infirupi. इसमें इंस्टेंट चैट है, आप खोलते ही ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपसे चैट करने लगेंगे। आप infirupi.com पे जाइए और राइट कॉर्नर पे ऑनलाइन चैट है, आप हमसे बातें करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सो मैं इस सेशन को यहाँ समाप्त करता हूँ और आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन खोलता हूँ।